नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। दोस्तों इससे पहले हमने क्या किया था, बहुत सारे प्रश्न किए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने पीएससी विथ रायसर में क्या किया था, हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया था। 30 क्वेश्चन किए थे हमने, 10 क्वेश्चन शामिल किए थे, संविधान के भी, जियोग्राफी के भी और हिस्ट्री के भी। ठीक है, आज भी हमने क्या किया है, 10 क्वेश्चन शामिल किया है। किसके? संविधान, जियोग्राफी और हिस्ट्री के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो फैक्ट रहेंगे मैं आप लोग को बताता चलूँगा। ठीक है, हाँ, और इसके बाद में जो आपकी शाम को जो क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी पीएससी विद रायसर में। ठीक है, चलिए तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले संविधान का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हमने 10 तक वहाँ तक कर लिए थे, उसके बाद 11 से चालू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और शाम को क्या रहेगा आपका, जो रात में जो क्लास रहेगी आपकी 8 बजे, उसमें क्या रहेगा आपका, ज़्यादा क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए आप लोग क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद द्वारा रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में किसके द्वारा रखा जाएगा, मंत्री परिषद के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है तो विपक्ष जो होती है, ठीक है, क्या होता है, जो विपक्ष जो होता है उसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब इसके अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है वो विश्वास प्रस्ताव जारी कर सकती है, रख सकती है। ठीक है, क्या रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है मंत्री परिषद। ठीक है, हाँ, चलिए तो अपना आंसर क्या जाएगा, विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना आते हैं कहाँ पर, हाँ 12 में। कहाँ आएंगे अपन, 12 में आएंगे। चलिए 12 में क्या दिया, देखिए आप लोग, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका भाई, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से किसी नहीं का। तो याद रहे आप लोग को कि जो हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ का मुख्य होता है भाई, वो होता है केंद्र सरकार का। कहाँ का होता है भाई, केंद्र सरकार का मुख्य होता है, और साथ में देश का भी प्रमुख होता है। कहाँ का, देश का भी क्या होता है, प्रमुख होता है, ना कि वो राज्य का प्रमुख नहीं होगा। ध्यान रखना, राज्य का जो प्रमुख होता है वो होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, हाँ, पूरे देश का क्या है वो प्रमुख होता है, या फिर अपन बोले केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना आते हैं कहाँ पर, 13 में। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। मोहम्मद हामिद अंसारी, तो आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी समय तक कौन रहे हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी क्या रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो बने थे, ठीक है, वो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, केवल ये राष्ट्रपति बने थे, एकमात्र वैज्ञानिक क्या आपके राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, हाँ, ये कभी भी क्या नहीं बने, उपराष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ, स्वामी रामा स्वामी वेंकटरमण, ये भी बने हैं क्या, उपराष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी क्या बने हैं, हाँ, उपराष्ट्रपति के साथ साथ ये राष्ट्रपति भी बने हैं। और ये कहाँ से थे, ध्यान रखना, ये थे एकमात्र हमारे मध्य प्रदेश से। कहाँ से थे भाई, मध्य प्रदेश से। जो ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद को सुशोभित किया है, किसने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, भोपाल से थे ये। ठीक है, चलिए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने, केवल राष्ट्रपति बने थे, और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक थे वो। नेक्स्ट निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, जिसका नाम कहाँ पर देखा जा सकता है, भारतीय करेंसी नोट में। और हमें मालूम है कि भारतीय नोट करेंसी जो होती है, भारतीय करेंसी नोट में किसका नाम होगा भाई, जो आपके रुपए होते हैं, करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसमें किसका नाम होगा। सीधी सी बात है कि जो भारतीय
रिजर्व बैंक का क्या होगा? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होगा? हाँ, बैंक का गवर्नर होगा, उसी का क्या होगा? हाँ, उसी का क्या होगा? हस्ताक्षर होगा, उसी का नाम देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, यही है ना। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि कहाँ का, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रहा है? गवर्नर रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये कभी बने नहीं। इंदिरा गांधी भी कभी नहीं बनी, ठीक है। नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री, ये तीनों प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये क्या नहीं बने कभी भी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं बने। केवल और केवल कौन थे व्यक्ति? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर? 15 में। देखिए जरा क्या दिया 15। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर समर्थन देना जरूरी है। कितने समय में संसद के द्वारा क्या दिया जाता है? समर्थन दिया जाता है। तो याद रहे आप लोग को, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की मतलब आपातकाल की घोषणा। आपातकाल कितने आपातकाल है अपने यहाँ पर? 3। एक है आपका क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। एक क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है तो 352 के तहत क्या लगाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि 1900 कब लगाया गया था? 1975 में। 1975 में लगाया गया था, 1975 से लेकर के 1977 तक, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ तक 25 जून की बात है, ये कब की बात है? 25 जून को लगाया गया था। 25 जून 1975 को लगाया गया था पहली बार, ठीक है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी कौन? इंदिरा गांधी जी, जिनके द्वारा क्या लगाया गया था? आपातकाल। मतलब फिलहाल उनके द्वारा नहीं लगाया गया था, लगाया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। लेकिन उनके समय में, क्योंकि मेन जो होता है वो पावर किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ठीक है। उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। उनकी सलाह और जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है, उनकी सलाह पर काम करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो यहाँ पर समर्थन कितने समय में जो समर्थन मिलना चाहिए वो कितने समय में मिलना चाहिए भाई? 1 माह में। कितने माह में? 1 माह में समर्थन मिलना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपनाते हैं 16 में। देखिए जरा 16 क्या दिया है हमें। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? तो मैंने आपको बताया कि 1975 में ऐसी की गई थी आपात स्थिति, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और ये जो है आपका आंतरिक आपात स्थिति थी। क्या थी ये? आंतरिक आपात स्थिति थी, ठीक है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं अपन क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 के तहत लगाया जाता है। और दो मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया हूँ पिछले वीडियो में कि 356 और 360, ठीक है। 356 को कहा जाता है क्या? राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। 356 क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, जो क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हाँ, मतलब राज्यपाल लगाते हैं, लेकिन किसकी सहमति में? राष्ट्रपति की सहमति में, ठीक है। तो क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? राज्यपाल कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ना कि राज्यपाल शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कहा जाता है 356 के तहत, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है भाई? राज्यों में लगाया जाता है, ध्यान रखना, केवल केवल राज्यों में लगाया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। जब क्या हो जाए, हाँ, संवैधानिक तंत्र जो हो जाता है वो विफल हो जाता है, ठीक है। 360 के तहत क्या होता है भाई? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भारत का जो राजस्व है वो क्या हो जाए, मतलब जो राजस्व, मतलब कहने का ये है कि जो वित्तीय व्यवस्था है वो क्या हो जाए, वो और आपकी जो साख है, भारत की जो साख है वो क्या हो जाए, खतरे में आ जाती है, ठीक है, या खाली हो जाए। भारत जो आपका भारतीय राजकोष अगर खाली हो जाए, उस समय राष्ट्रपति लगा सकते हैं। फिलहाल ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है। इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? हाँ, आंतरिक आपात स्थिति। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं कहाँ पर अपना? 17 में। कहाँ आएंगे अपन? 17 में आएंगे, ठीक है। देखें आप लोग क्या दिया है, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति वित्तीय संकट मतलब क्या? वित्तीय आपातकाल, जो कि किसके तहत लगाया जाता है? 360 के तहत लगाया जाता है। कब लगा सकता है? तो यदि भारत की क्या हो जाए, वित्तीय व्यवस्था
अथवा साख को क्या हो जाए, खतरा हो, मतलब हमारा जो राजस्व, हमारे जो कोष है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उस समय ऐसा लगता है कि भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है और ना आए, ठीक है, हमारे भारत में 360 के तहत लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या दिया है, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं भाई, सीधी सी बात है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई, मंत्रिमंडल का प्रमुख, हाँ प्रधानमंत्री होता है, तो इसलिए कौन करेगा, हाँ प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेन पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है, क्या भाई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कहाँ पर है। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को कि अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 123 में क्या है, हाँ अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, 20 में। देखो जरा 20 क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यह लाया जा सकता है, यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखो क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग मतलब क्या, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत क्या लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाती है राष्ट्रपति पर, ठीक है। अब जब किया जाएगा तो किसी भी सदन के द्वारा कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, लेकिन कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कम से कम कितने दिन पहले उन्हें हम बता देंगे कि हम आप पर क्या चला रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं, तो वो कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, कितने दिन पहले भाई, 14 दिन पहले हम उनको बता दिया जाता है, लिखित सूचना दे दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, आपने संविधान का क्या किया है, उल्लंघन किया है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया तभी चलाई जाएगी जब क्या करे, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तब, अन्यथा वैसे ही तो कोई कारण है नहीं, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आगे भी संभावना कम है, लेकिन फिलहाल तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे क्या, संविधान के क्वेश्चन खत्म 10। अब आते हैं हम कहाँ पर, जियोग्राफी में, ठीक है, कहाँ आएंगे अपन, जियोग्राफी के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए देखिए जरा यहाँ पर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सेडल चोटी, क्या है भाई, सेडल चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, सेडल चोटी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहां पर याद रखना है सेडल चोटी का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और तापी नदी जो है, ताप्ती नदी जिसको बोलते हैं अपन, के मध्य क्या स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ भाई, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर, नर्मदा और ताप्ती नदी के क्या है, मध्य स्थित है, ठीक है बिल्कुल, हाँ। या फिर आपने देखा भी होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर छोटा सा बनाऊँ, देखो जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ एक अपना, ये बन जाएगा, ठीक है, हाँ ऐसा समझ लो, ये देखो अब ये क्या जा रही है आपकी, नर्मदा नदी जा रही है, क्या जा रही है भाई, नर्मदा नदी जा रही है, ठीक है, और यहाँ से निकल के क्या जा रही है आपकी, हाँ ताप्ती नदी जा रही है, और यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, सतपुड़ा की पहाड़ी, बिल्कुल, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो है आपकी वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपनाते हैं कहाँ पर, 13 में, मतलब जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा भाई, सिपकिला दर्रा है, कौन सा है दर्रा, सिपकिला दर्रा है, बिल्कुल ध्यान रखना, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, देखिए क्या दिया है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ पर है भाई, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो आपका असम, मेघालय, मिजोरम, इस साइड में क्या है, पूर्वांचल पर्वतमाला में क्या है आपका, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं कहाँ पर, 15 में, देखिए क्या दिया है अपन को, 15, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाईकनाल
किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये जो आता है ये आता है तमिलनाडु में, और ये है किस पर्वत श्रृंखला में? पलानी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में? पलानी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियां पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किन, सीधी सी बात है कि कुल्लू घाटी जो है वो किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो आता है वो आता है कहाँ पर? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। किसके मध्य? हाँ, कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 17 में। देखिए क्या दिया है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस नदी किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो यह है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी भाई? नुब्रा घाटी के मध्य स्थित है, नुब्रा घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 18 में। देखिए क्या दिया है, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो है कुमायूं हिमालय में। कहाँ पर है भाई? कुमायूं हिमालय में स्थित है क्या? बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 19। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है, लेह को खालिस्तान दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ध्यान रखना कि जो आपका क्या है आपका, हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, क्या है आपका? 1A लेह को क्या करता है, किससे जोड़ता है भाई? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेकिन इसके बीच में कौन सा दर्रा आता है? ये आता है जोजिला दर्रा। कौन सा आता है? जोजिला दर्रा आता है, जो कि क्या है, इनके बीच में है। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर पर्वत है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 के बाद। जो K2 है आपका, ठीक है, ये सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? K2 है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है कंचनजंगा। ध्यान रखना, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ध्यान रखना कहाँ पर है भाई? सिक्किम और नेपाल के बीच में है, लेकिन आता कहाँ पर भाग? ज्यादातर सिक्किम में आता है। बिल्कुल, थोड़ा सा भाग कहाँ पहुंच जाता है इसका, कंचनजंगा का? हाँ, नेपाल पहुंच जाता है। चलिए ये हो गया हमारे क्या, जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किसकी? हिस्ट्री की। देखिए क्या दिया है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अब अपना हिस्ट्री के चालू हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन था भाई? हाँ, ये कौटिल्य वही है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, जिसने हाँ उसको जीतने में सहायता की थी। ठीक है, कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र की क्या की इन्होंने? हाँ, अर्थशास्त्र रचना लिखी इन्होंने, किसने? कौटिल्य ने। तो ये जो लिखा है, याद रखना आप लोग, पहले तो ये याद रखो कि किस कौन सी बुक है। अर्थशास्त्र जो है बुक है, ये किस पर लिखी गई है? इसमें राजनीति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? राजनीति। कभी भी घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे याद रखो कि अर्थशास्त्र जो लिखी गई है, ठीक है, वो जो बुक है वो काय की है? राजनीति की है, ना कि अर्थशास्त्र की है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक, उसका नाम बस है। अब इसमें कितने अधिकरण है भाई? इसमें है 15 अधिकरण। कितने? 15 अधिकरण का वर्णन है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं कहाँ पर? 12 में। देखें, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन जो है वो निम्न में से कौन सा होगा? तो ये जो निम्न में से कौन सा होगा, तो ये केंद्रीकृत एकाधिपत्य है। क्या है भाई? केंद्रीकृत एकाधिपत्य है, जो कि इसका सही वर्णन है मौर्य राजतंत्र का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 13 में। देखिए 13 क्या दिया है, अशोक का ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का क्या, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है अफगानिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुआ भाई? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 14 में। देखिए जरा क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो पाटलिपुत्र में नहीं है। बाकी गिरनार में मिलेगा, कंधार में मिलेगा, टोपरा, टोपरा जो है आपका वो कहाँ आता है? दिल्ली में आता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। गिरनार अभिलेख, कांधार अभिलेख और क्या आपका टोपरा अभिलेख, ये सब कुछ है यहाँ। ये सब शहर में क्या है? अभिलेख है किसके? अशोक के। लेकिन कहाँ पर नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या दिया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? देखो अशोक के जो शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है ना वो कौन सी है? वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? प्राकृत भाषा। लेकिन लघु शिलालेख की जब भी बात आती है तो उसमें जो लिपि लिखी गई है वो लिखी गई कौन सी? हाँ, ब्राह्मी लिपि लिखी गई। ध्यान रखना, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लघु शिलालेख की जब बात आएगी तो। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा क्या दिया है अपन को। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर क्या कर अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था 261 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, 261 ईसा पूर्व के बाद क्या किया था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये कौन कौन बौद्ध साधु थे? ये थे कौन? उपगुप्त। कौन थे भाई? उपगुप्त से दीक्षा ली थी किसने? हाँ, अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है आपका? देखिए, हाँ 17। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये कितनी? 7 श्रेणी। अब ये मेगस्थनीज कौन था? ध्यान रखना, मेगस्थनीज कौन था? देखो पहले याद रखो कि सिकंदर एक कौन था? सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कुछ इलाके जीत लिए थे भारत के। ठीक है, जो आपका अफगानिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान वाला इलाका, तो वो कुछ इससे किसने जीत लिया था? हाँ, सिकंदर ने जीत लिया था। तो सिकंदर का जो सेनापति था वो था कौन? सेल्यूकस निकेटर। ये याद रख लो, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर क्या था? हाँ, किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जब चला गया, जहां पर इसने जीता, किसने? सिकंदर ने जीता, वो इलाका किसका था भाई? सेल्यूकस निकेटर के हाथ में था, क्योंकि सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो सेल्यूकस निकेटर के पास में क्या आया? जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उधर वाला जो इलाका है वो सेल्यूकस निकेटर के हाथ के पास में था। ठीक है, अब हुआ क्या कि सेल्यूकस निकेटर और क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया? हाँ, किसको हरा दिया? सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो इन दोनों के बीच में संधि हुई। संधि कैसी हुई कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया, क्या नाम था उसका? कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और जो सेल्यूकस निकेटर था उसने 4 प्रांत किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, संधि के अनुसार। कितने? 4 प्रांत। याद रखना, कौन कौन से प्रांत? ये सारे कहाँ आते थे आपके? अफगानिस्तान वाला इलाका था, काबुल, ठीक है, कंधार, हेरात और मकरान। हेरात और आपका क्या? मकरान। ये जो 4 इलाके थे किसको दे दिए गए भाई? हाँ, सेल्यूकस निकेटर को किसने दे दिए 4 प्रांत? सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ये विवाह किया ही किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और 4 प्रांत कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान किसको दे दिए? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? जो राजदूत था, ठीक है, उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। क्या नाम था भाई? मेगस्थनीज था। और ये मेगस्थनीज क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। ठीक है, और इसी मेगस्थनीज ने ही क्या लिखा है? एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। क्या लिखा भाई? इंडिका लिखा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 7 उपकरणों में बांटा है, सॉरी 7 जो है आपका क्या 7 श्रेणियों में बांटा है भारतीय समाज को। किसने भाई? हाँ,
मेगास्थनीज ने। देखिए ज़रा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सीधी सी बात है, यूनानी को जो बाहर निकाला वो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था भाई। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं निकाला था, क्योंकि सिकंदर को हराया, साथ में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। ये सब क्या थे? यूनानी थे, ग्रीक के थे। ठीक है, जैसे बोलते हैं मकदूनिया, मकदूनिया से कौन आया था? सिकंदर आया था, जो पूरे विश्व को जीतने चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अपन। मौर्य काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था माशक। क्या बोलते थे? माशक कहा जाता था मौर्य काल में तांबे की मुद्रा को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 20 में। देखिए जरा 20 क्या दिया है। अशोक के लघु शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया था? अशोक के लघु शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी में लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, क्या 30 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो आपकी क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी। ठीक है, कब? हाँ, शाम को, मतलब रात में 8 बजे। ठीक है, PSC विद राय सर चैनल में। चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।